हेलो एवरीवन, मैं सूर्यांक सर आप सबका टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है। और ये जो क्लास है अपने डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पेपर की है। फर्स्ट पेपर में उसमें भी जो पार्ट है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। और इन्वायरमेंट के पार्ट में जो चल रहा है अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जिसको मैं इन्वायरमेंट के पार्ट में 5 क्वेश्चंस आते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं यहां से इन्वायरमेंट, और इसमें भी कौन सा प्रोटोकॉल वाला है। अब इस प्रोटोकॉल वाले में से एग्जाम में से आपसे क्वेश्चंस पूछते जरूर से हैं, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं अभी, उन सबका हार्दिक स्वागत है। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, वो सब ध्यान देंगे कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो अपनी जो प्रॉपर क्लासेस हैं, ठीक है, जो अपनी प्रॉपर क्लास होगी उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यू बैच की बात कल करी गई है, ठीक है। न्यू बैच आपके लिए स्टार्ट हो रही है, कहा गया कि यहाँ पे 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के धुरंधर टीचर्स अपने आप यहाँ पे आपको जो चीजें हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसको कंप्लीट करवाएंगे। आप चाहे तो उससे जुड़ें और जुड़ करके अपने जो तैयारी है उसको और साथ दे सकते हैं। और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप रह गया कि आपके कुछ इंक्वायरीज है और भी, तो दिया गया नंबर है। और अगर कुछ इंक्वायरी टीचर से पूछना है तो आप दिए गए जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट कर सकते हो, या हमारे साथ लाइव जुड़िए, हम उसको आपको क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। चले अभी अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स यहां से, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो आपको भाई मोस्ट वेलकम करता हूं मैं फिर से एक बार यहां से। तो याद रखें कि हम लोग जो पढ़ना है हमें यहां से, तो ये वाला जो पार्ट अपना है इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, यहां पे जो पार्ट है ये तीसरा नंबर चल रहा है। कौन सा? तीसरा। प्रोटोकॉल का ये 3rd नंबर है। और 3rd नंबर में आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए, जो लोग अभी लाइव है, मोस्ट वेलकम करता हूं मैं आप सबका, ठीक है। चले तो यहां पे जो लोग इस क्लास को देख रहे होंगे, ये है 3rd, यहां से जो प्रोटोकॉल वाला पार्ट चल रहा है, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल की जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 3rd है। तो आप जो लोग भी अभी जुड़े हैं वो जाकर के जो पिछली क्लासेस हैं इसी टीचर्स एकेडमी पे जाकर के वॉच कर लीजिए, देख लीजिए पहली दूसरी क्लास, क्योंकि जो ये क्लास चल रही है अपने आप में एक मतलब प्रोटोकॉल से जो क्वेश्चंस आते हैं अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है। तो यहां से इसको जानने के लिए, देखने के लिए पहले आपको ये 2 क्लासेस देखनी पड़ेगी। आज तीसरी क्लास में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलो यहां से अगर देखा जाए, कुछ चीजें मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूं ताकि जो लोग बाद में इसको देखें उनको दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो वहां कवर किए हैं फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में, यहां से बात करते एक डेडलाइन मैंने आप सबको बताई है 1972 का। उसके बाद 20 साल के बाद अगर आप आएंगे तो एक डेडलाइन मैंने बताई है आप लोग को 1992 का। और इसके बाद एक डेडलाइन मैंने बताई फिर से 20 साल बाद का, इसमें 2012 का, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सी चीजें हम लोग समझेंगे। यहां की अगर बात किया जाए 1972 का मैंने आप सबको बताया था कि ये हमने सम्मेलन देखा था, किसका? स्टॉकहोम का सम्मेलन देखा था। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में हमने देखा था कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एंटिटी है, जो कि UNEP के नाम जान जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का यहाँ पे गठन होता है। और ये गठन अगर हम देखें तो यहाँ से ये 5 जून को अपनी प्रथम बैठक करने वाला है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। और इसी में अगर बात किया जाए तो इस वाले में 1992 का, तो यहां पे अगर हम पहुंचेंगे 1992 में, तो इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो 1992 में इसी सम्मेलन को क्या कहा गया? यहां से पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है, पृथ्वी सम्मेलन। और इसी पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात करें तो यहाँ पे द अर्थ समिट, और ये हुआ कहाँ था? तो रियो में हुआ था। और इसकी अगर बात किया जाए तो यहां से एजेंडा 21 आया था, एजेंडा 21। और एजेंडा 21 जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाए गए उसमें यहाँ पे ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा, ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा ये हमने यहाँ से बातें करी है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आप सबको बताई हैं। और इसमें मैंने बताया भी था कि ऑफिशियल जो नेम है इसका वो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। फिर इसके बाद जब यहां से 20 साल बाद बढ़ेंगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, रियो+20 का सम्मेलन होना है इसी नाम से। यहां पे
और भी चीजें हैं, समीक्षा करनी है किसी चीज की और चीजों की जो पॉइंटर्स से अभी मैंने नहीं पढ़ाए हो, पढ़ाना मुझे है। यहीं से अगर बात करो डियर स्टूडेंट्स, और मैं क्या पढ़ा चुका हूं इसमें, यहां सब जब आप देख रहे होगे तो 1992 से लेकर के 2012 के बीच में एक डेट मैंने और लिया था। यहां से एक डेट आया था 1997 का। अब 1997 के डेट में ऐसा क्या हुआ था, यहां से मैंने बताया था आप सबको कि 1992 में 3 संस्थाएं बनाई जाती हैं। एक संस्थाएं को बोलते हैं UNFCCC और एक संस्था को बोलते हैं UNCCD और एक संस्था बोलते हैं CVD। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें यहां पे UNFCCC की, जिसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। इसको अगर आप जाकर के देखेंगे, ठीक है, इसे जब आप जाकर देखेंगे तो यहां से जो प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने फुल फॉर्म इसका सबका बता रखा है। तो ये जलवायु परिवर्तन संबंधित जो यहां से UNFCCC है, 1994 से इसकी हर साल बैठक होनी है। हर साल बैठक होगी, तो एक बैठक जो होती है 1997 में होती है और इससे बहुत बड़ा जो इशू है जो इन्वायरमेंट का, उसके निवारण के लिए यहां पर एक प्रोटोकॉल लाया जाता है जिसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? तो 1997 में आया था। ठीक है, ये मैंने आप सबको बताया हुआ है, उसको आपको जाके पिछले लेक्चर में देखना होगा। अब यहाँ पे किस लिए आया था? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए। अब ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है यहाँ पे? तो देखा जाए 6 गैसों को क्या किया गया, रोकने की बात करी गई। वो 6 गैसें कौन सी थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है CO2 था, और यहीं से अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, यहीं से बात करें तो CH4 है, यहीं से बात करें तो HFC है, और यहां से बात करें PFC है, और अगर देखा जाए तो SF6 है। ये 6 गैसें हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत यहां पे से रोकने की बात करी गई है। इतनी चीजें मैंने आप सबको पढ़ाई है। इसी के साथ जब आप लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट लाइन में, क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे 2012 का, और इसी में आप बढ़ेंगे तो 2015 का टाइमलाइन आएगा। 2012 वाला मैंने अभी रोक रखा है, 2015 पे मैं आपको लेके आ रहा हूं प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने आप सबको बताए हैं। ठीक है, चलो आते हैं, बात किया जाए यहां से कि 2015 में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, 2015 में हमें देखना है कि ऐसा इसमें हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां से हम लोग देखा जाए, थोड़ा सा बस 1 मिनट में इस क्लास को शेयर करवा दूं और लोगों को, जस्ट मिनट। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग भी इस पे वॉच कर रहे हैं, इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करवा दीजिए ताकि और लोग को इससे आपसे फ़ायदा हो सके, अदर स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलें। चलें, बात करते हैं हम लोग यहां से और चीजें। आते हैं हम लोग, देखा जाए कुछ चीजें देखते हैं यहां से। देखो यहां से बात किया जाए कि 2015 में ऐसा क्या हुआ था। तो ये सम्मेलन जो है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आपको याद रखना है, इसका डेट याद रखना है, टाइम याद रखना है। क्या है यहां से देखें तो ये है पेरिस सम्मेलन। क्या है ये? पेरिस सम्मेलन है। इसे हम क्या कहते हैं? पेरिस सम्मेलन। यहां पे इसका नाम दिया गया पेरिस सम्मेलन, और हुआ कहां है? पेरिस में। और पेरिस में ये पेरिस सम्मेलन लिया गया, और पेरिस सम्मेलन में अगर देखा जाए तो जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, थोड़ा शेयर नहीं है, 1 मिनट थोड़ा शेयर कर देता हूं इसको, बस 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो समीक्षा है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की जो समीक्षा है, वो समीक्षा यहाँ पे करी जाएगी। अब वो समीक्षा के तौर पे क्या है? समीक्षा के तौर पे अगर हम बात करें कि यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैसों को रोका गया, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों को। अब क्योटो प्रोटोकॉल हम सब जानते हैं, यहाँ से प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया है कि क्योटो प्रोटोकॉल कैसा है? ये बाध्यकारी है। कैसा है? बाध्यकारी।
तो यहां भी क्या किया गया, इसको बाध्यकारी ही बनाया गया, ठीक है, बाध्यकारी बनाया गया। बट यहां पे कुछ चेंजेस लाए गए। वो चेंजेस कौन से थे जो क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं था, उसको अचीव नहीं कर पाए। अब अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल में, तो क्योटो प्रोटोकॉल में दो चीजें दिखिएगा। जब हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, यहां पे क्योटो की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये दो पार्ट में लागू हुआ था। याद रखिएगा, दो पार्ट की अगर बात की जाए 2005 से, 2005 में ये प्रभावी हुआ था और 2008 से लागू हुआ, कब तक, 2012 तक के लिए, दिसंबर 31 तारीख। और यहां पे बात करें 2013 से ये लागू हुआ था, कब तक के लिए, 2020 तक के लिए। तो 2020 में हम इस पे कुछ अचीवमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए? चारू जी आपका मोस्ट वेलकम। अगर हम यहां पे 2020 में इसका अचीवमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए, तो इतने लंबे टाइम में इसका अचीवमेंट कुछ हुआ कि नहीं, तो इस अचीवमेंट को देखने के लिए क्या किया गया, 2015 में पेरिस सम्मेलन में इसकी समीक्षा करी जानी थी, ठीक। और इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बाध्यकारी है। और इसने क्या किया, अगर मान लीजिए कोई रिसर्च या डॉक्यूमेंट इसने रिलीज कर दिया, ठीक है, इसने अपना वर्डिक्ट रिलीज कर दिया, और रिलीज करने के बाद जो सदस्य देश है उसको इसकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक, सदस्य देश मानना पड़ेगा। लेकिन जब हमने उसका रिजल्ट देखा तो उसका जो अचीवमेंट है वो बहुत कम मिल पाया। तो यहां पे जो कमियां हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, वो यहां पे दूर करी जाएगी। वो कमियां क्या है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। कमियों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या थी कि यहां पर देश के स्तर पे तो बात कर ली जा रही थी, यहां पर देश के स्तर पे बात करी गई, कोई भी देश क्या करेगा, इसे अचीव करेगा, ठीक है, कोई भी देश इसे अचीव करेगा, ठीक। एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर यहां पे अभी आएगा, एक कॉन्सेप्ट, और वो इसके बाद ही पढ़ाऊंगा जब समीक्षा करवा लूं 2015 की। तो एक यहां पे मैं आप लाऊंगा कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। वो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप सब अगर पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। देखिए क्या होती है, अभी पढ़ते हैं हम लोग यहां से। तो बाध्यकारिता, अब यहां से देखा जाए, जैसे समझिएगा यहां ध्यान से, तो यहां पे अगर हम देखें कि मान लें कि हमारा क्या है, ये भारत देश है, इसकी अगर हम बात करें भारत देश की, तो अलग अलग कंट्री में ये कहा गया कि जितने भी सदस्य देश हैं, विश्व के जितने भी सदस्य देश हैं, जो जाकर के अपने अपने स्तर पे ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो गैसें हैं उसको कम करने की कोशिश करें, ठीक है, उसे कम करने की कोशिश करें। बट 2015 में कहा गया कि कोई भी अगर देश होगा, अगर ये जो लक्ष्य है इसको पाना चाहता है, तो वो अकेले नहीं कर सकता जब तक कि उसकी जनता या जब तक कि उसके राज्य उसमें भागीदारी ना हो। जैसे स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार अकेले अचीव नहीं कर सकती थी। स्वच्छ भारत अभियान जब तक कि उसके राज्य और उसके नागरिक उसमें जाके पार्टिसिपेट ना करें, ठीक, क्लियर यहां तक। अब यहां से बताया गया पेरिस सम्मेलन में कि कोई भी देश इसे पार्टिसिपेट करे, लेकिन जैसे भारत देश की बात करें तो यहाँ भाई क्या है, लद्दाख है, कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, इधर देखा जाए सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं, इसी तरह राजस्थान, गुजरात, या अलग अलग स्टेट्स हैं, सब में अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में सरकारें हैं। लेकिन यहाँ कहा गया कि भारत सरकार, भारत देश एक है, और यहाँ पर जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो एक ही हैं सबके लिए, और सब अगर पार्टिसिपेट करते हैं तब जाकर ये लक्ष्य अचीव होगा, ठीक। ऐसे ही यहां पर पेरिस सम्मेलन में कहा गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया, किसका, INDC का, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पूरा पढ़ाऊंगा, इन सब चीजें क्या होती हैं, सब चीजें बताऊंगा कायदे से, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है इंटेंडेड नेशनल कंट्रीब्यूशन का, और इंटेंडेड नेशनल कंट्रीब्यूशन में अगर यहां पे देखेंगे तो यहां से देखें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब होता क्या है, तो यहां पे इसका सीधे सीधे मतलब समझिएगा कि साझा भागीदारी, ठीक है। यहां पे क्या है, साझा भागीदारी, ठीक, क्या किया जाए, साझा भागीदारी किया जाए। साझा भागीदारी का मतलब सीधे सीधे यही है कि जितने भी आपके राज्य हैं, ठीक है, जितने राज्य हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए,
राज्य में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जिले हैं, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वहां की जो जनता है वहां का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट क्या लाया गया, INDC का कॉन्सेप्ट यहां पर लाया जाता है। और क्या किया जाता है, यहां तक क्लियर होगा। तो और मैं आपको ले चलता हूं, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, जो अभी आपकी स्क्रीन पे और चीजें दिख रही हैं, जैसे ये सब चीजें मुझे यहां से इसको डिलीट करना है, बस 1 मिनट। तो और चीजें मैं आपको बता दूं, फिर और क्या की पॉइंट्स हैं। तो ये भी बाध्यकारी हो गया। यहाँ पे पेरिस सम्मेलन तो हम पढ़ ही रहे हैं, और INDC ये कैसा रहा ये, और क्या है इसमें। और अगर देखा जाए, यहीं पे पॉइंटर लिखता चलता हूं, इसके नीचे जगह नहीं है। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई, ठीक, समीक्षा करी जाएगी, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा करी गई, ठीक। अब क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में है, तो उसका आउटकम क्या आएगा, उसकी बातें यहां पे करी गई, ठीक है। अब आते हैं और चीजें, अगर देखा जाए कि 2015 में यहां से और क्या बातें हुई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें वैश्विक ताप, ये जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक ताप की अगर बात किया जाए, वैश्विक ताप, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक ताप को पूरे अर्थ में कहा जा रहा है कि मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पे अगर हम बात करें, मानव गतिविधियां जो इसमें ज्यादा एक्टिव हुई, वो कब हुई, तो एक समय आता है, आप सबको याद होगा, 17वीं 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण हुआ, जब मानव ने पेड़ पौधों को तेजी से काटना स्टार्ट किया और इसके संसाधनों को तेजी से यूज करना स्टार्ट किया, औद्योगिकरण आया। औद्योगिकरण के बाद से आज अगर 2020 में या 21वीं शताब्दी में हम बैठे हैं, तब से अब तक के अगर ताप की बात किया जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस तक कहा जा रहा है बढ़ गया है। तो यहां पे वैश्विक ताप में बढ़ोतरी क्या हो गई है, बढ़ोतरी कितनी, 2 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक ताप में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, 2 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, नियंत्रित करना है, नियंत्रित करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, ये भी है, ठीक। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि यहां पर क्या किया जा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस इसका ताप अगर बढ़ता है पृथ्वी का, तो उसे क्या करना है, नियंत्रित करने की बात करी जा रही है, ठीक है। और आते हैं, यहां से बात करते हैं, एक और पॉइंट है, ये तो वैश्विक स्तर की हम बात कर रहे हैं। भारत देश क्या अचीव करना चाहता है, तो याद रखिएगा, भारत देश की अगर हम इसमें बात करें कि भारत के एस्पेक्ट में अगर बात किया जाए, तो भारत क्या करना चाहता है, भारत की अगर हम बात करें तो ये 33 से 35% तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसको क्या करना चाहता है, ये कम करना चाहता है। कितना, 33 to 35% तक जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, इसको क्या करना चाहता है, ये कम करना चाहता है, ठीक है। और कब तक कम करना चाहता है, तो ये 2030 तक इसे क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, और इसको आप चाहें तो इसको नोट करते चलिए। और यहीं से एक पॉइंट और अगर देखें भारत देश के लिए, तो भारत देश क्या करना चाहता है, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कराना चाहता है। क्या है, यहां से 2.5 से 3 बिलियन, ठीक है, 3 बिलियन टन, यहां लिख देता हूं मैं, 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण कराना चाहता है, ठीक है। ये चीजें अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहां से ये पॉइंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2015 का जो पेरिस सम्मेलन है, INDC कॉन्सेप्ट आता है। INDC का फुल फॉर्म क्या है ये मैंने बताया आपको। इसी में 2015 में यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा करी गई है। जैसा क्योटो प्रोटोकॉल बाध्यकारी है वैसा ये भी बाध्यकारी है। ऐसा ही वैश्विक ताप में जो बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस की हो रही उसको नियंत्रित करना चाहता है। भारत देश का वर्डिक क्या होगा, भारत देश इसके क्या अचीव करना चाहता है, तो 33 से 35% जो GHGs है, ग्रीन हाउस गैस है, उसको अवशोषित कराना चाहता है। और उसमें भी
कार्बन डाइऑक्साइड में से 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कराना चाहता है। अब ये अवशोषण कैसे होगा? तो ये अवशोषण जो होगा, या तो हम पेड़ पौधे लगा दें, या तो जो समुद्र है उनकी पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छा कर दे, वो अवशोषित कर लें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? प्लीज आप एक बार बता दीजिए आप सब। यहां तक ये चीजें समझ में आई? ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखें, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं 2015 की, 2015 की बात की हमने, यहां पे हमने कहा कि ये क्या है? पेरिस सम्मेलन। ठीक है, पेरिस सम्मेलन। अब पेरिस सम्मेलन की हमने बात की, तो यहां पे आया INDC कॉन्सेप्ट आया है, क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा हुई। ठीक, समीक्षा हुई, ये भी हमने देख लिया है। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का जो ताप है बढ़ गया है, उसको नियंत्रित करने की बात करी जा रही है। भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत देश ने 2 वर्डिक्ट लिए हैं। यहाँ पे कहा है इसने कि हम क्या करेंगे, 33 से 35% ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे। वहीं कह रहा है क्या, 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 क्या करेगा, ये कम करेगा। ठीक है, ये चीजें हमने अभी देखी हैं। अब यहां से अलग एक और चीज हम देखते हैं। यहां से 2015 की ही बात करें अगर, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2015 में जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए कि कमरा है ये। ठीक है, ये कमरे हैं। ठीक, एक कमरे में पेरिस सम्मेलन चल रहा था, दूसरे कमरे में भारत देश और यहीं पर फ्रांस, पेरिस में ही फ्रांस मिल करके एक और सम्मेलन कर रहे हैं। उसे पेरिस सम्मेलन के नाम से नहीं जानेंगे, हो रहा था पेरिस में ही, लेकिन पेरिस सम्मेलन के नाम से नहीं जानेंगे। उसे हम जानते किस नाम से? तो उसे हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। सौर गठबंधन के नाम से, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसको हम इस नाम से नहीं जानते, हुआ वही था, लेकिन इस नाम से जानते हैं। इस नाम से, पेरिस सम्मेलन के नाम से नहीं बुलाएंगे। अब यहां पे क्या हुआ था, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ISA के नाम से जानते हैं, ISA के नाम से जाना जाता है। ठीक, अभी होता क्या है, तो यहां समझते हैं कि ISA क्या है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कहा गया कि पृथ्वी पर जितनी ये जो रेखा होती है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर चले जाए, विषुवत रेखा से 10 डिग्री नीचे चले जाए, तो इस क्षेत्र में जो सूर्य का प्रकाश होता है, डियर स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। यहां पे जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वो सबसे अधिक इस वाले पार्ट में मिलता है। तो यहां पे ISA में कहा गया, सोलर अलायंस में, कि सूर्य ही क्या है, एनर्जी का मेन स्रोत है। तो यहां पे सूर्य के मेन एनर्जी के स्रोत के रूप में ऐसे देश जो इस क्षेत्र में आते हैं, यहां पे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं, जो सोलर पैनल आता है, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को ये दूर कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये कहा गया। और कहा गया कि अगर मान लीजिए ज्यादा हो जाती इलेक्ट्रिसिटी, वो बच जाए, तो बचा करके उसे क्या करें, सरकार को बेच सकते हैं। सरकार क्या करती है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए कि आपका मीटर है, ये मीटर है, आपने यूज किया 10 यूनिट। कितना यूज किया आपने? 10 यूनिट बिजली। इतना बिल आपको पे करना था, लेकिन आपने सोलर एनर्जी से मान लिया 5 यूनिट बना लिया। ठीक, 5 यूनिट बना दिया। सरकार जो आपसे बिल लेगी, ये यहां से इसको माइनस कर देगी, 10 माइनस 5 इक्विवेलेंट 5। तो आपको 5 ही का इस वाले में से जो बचा
5 वाले का ही क्या करना पड़ेगा, आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहां पर ये अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन के अंतर्गत, सौर गठबंधन के अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट लाया गया। और क्या चीजें हैं और हम सीखते हैं यहां से, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। यहां से अगर बात किया जाए कि आईएसए के अंतर्गत और क्या चीजें हैं, आईएसए के अंतर्गत, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत और क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले देखा जाए 2015 में तो आया था, ये सही बात है। यहाँ पे क्या किया गया, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इसमें बीच में पाए जाने वाले जो देश हैं वो उनकी बात करी गई। ठीक है, एक तो ये यहाँ से विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र के अतिरिक्त जो इसमें क्षेत्र में जो देश पाए जा रहे, इसके अलावा भी अन्य देश भी क्या कर सकते हैं, अन्य देश भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये याद रखना है, अन्य देश भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या किया गया, कुछ कॉन्सेप्ट लाए गए। जैसे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट में आईएसए वाले में ही हम क्या, बस एक मिनट, आईएसए की अगर हम बात करते हैं तो यहां से याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, इसमें जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, तो किसने पार्टिसिपेट किया, भारत ने, और किसने किया, तो फ्रांस ने किया। ठीक है, ये पार्टिसिपेट दो लोग करते हैं। अब भारत की अगर बात किया जाए तो इसने जो अपनी लैंग्वेज दी वो क्या दी, हिंदी को दिया, हिंदी, और इसमें फ्रेंच भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसकी जो भाषा है वो कौन सी आएगी, हिंदी और फ्रेंच, और साथ में पूरे विश्व को जोड़ना है तो हम किसको जोड़ देंगे, यहाँ पे इंग्लिश को भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसकी आधिकारिक भाषा के रूप में हम 3 लैंग्वेज को लेंगे। और यहां से जब हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, गुरुग्राम में है। कहां पे, गुरुग्राम, हरियाणा में। यहां पे इसका हेडक्वार्टर भारत देश में खोला गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको जो कि पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब आते हैं, यहां से एक कॉन्सेप्ट लिया गया है। इस पेज को मैं बदल रहा हूं क्योंकि ये पेज पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखें यहां से अगर हम बात करें तो आईएसए में ही इसका हम बाकी चीजें पिछले पेज पे देख लिए हैं। आईएसए में एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है किसका, आईएसए में एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉन्सेप्ट इसका, यहां पे OSOE, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, OSOWOG, इसे फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। यहां से ये है वन सन, एक सूरज, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहां से अगर बात करें वन सन, वर्ल्ड, वन ग्रिड क्या है, यहां से कहा गया कि जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं वो अपने अपने स्तर पे लाइट को बना लें। बनाने के बाद अगर उनके पास एक्स्ट्रा लाइट बचती है तो क्या करें, एक कॉमन ग्रिड बना लें। क्या कर लें, एक कॉमन ग्रिड बना लें। यहां पे कॉमन ग्रिड बना लें, ये अपनी एक्स्ट्रा लाइट यहां पर भेज दें। ठीक, अब ये क्या करेगा, वो लाइट इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद एनर्जी जिन देशों की इसकी आवश्यकता उनको दे दें। ठीक है, तो देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सोलर सिस्टम में वन सन, एक सूरज है, हमारी पृथ्वी का एक संसार हो गया, वन सन, वर्ल्ड, और इसमें हम क्या बना लें, एक ग्रिड बना लें। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये वाला, ये मोदी जी ने बोला था इनसे, मोदी जी ने, और ये क्या हुआ, चल पड़ा। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आप चाहें तो इसका होमवर्क आप कर सकते हो। होमवर्क ये कर सकते हैं आप कि आप जाकर के इसकी वेबसाइट को खोल कर देख लें। वेबसाइट आप खोल कर देखेंगे तो यहाँ पे जो इसमें थीम दी हुई है, थीम, ठीक है, इसकी थीम आपको पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो जब मेरे साथ जुड़िएगा, डिटेल से पढ़ाना शुरू करूंगा, और जो मैराथन क्लास सैटरडे को होती है 5 बजे से अपनी, उसमें अगर आप जुड़ते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं और जो एक्सप्लेन करवा रहे हैं वो चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी।
इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो चीजें भी आप लोग को वहां क्वेश्चन करवाई जाती है। मैं साथ में तो पढ़ाता चल रहा हूं कॉन्सेप्ट आपको, लेकिन बाकी चीजें और क्लियर होगी, ठीक है, जब हम प्रॉपर क्लासेस कर रहे होंगे, या आप अगर सैटरडे वाली अगर क्लास करते हो 5 बजे से जो मैराथन क्लास चलती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलें, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब आते हैं भारत के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। भारत की अगर हम बात करें, यहां से भारत में अगर बात करते हैं, भारत का एक लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है कि इससे क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा आएगी। तो यहीं से अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा की, जो यहां से नवीकरणीय ऊर्जा, अब नवीकरणीय ऊर्जा में जो लक्ष्य रखा था मोदी जी ने, वो रखा था 175 गीगावाट का रखा था, ठीक है, 175 गीगावाट का 2022 तक अचीव करेंगे। लेकिन बाद में जो कॉप का सम्मेलन हुआ 2021 में, ये हमने चेंज कर दिया और हमने कितना कर दिया, यहां से 500 गीगावाट कर दिया, ठीक है। और कब तक पाना है इसको, ये पाना है हमको 2030 तक, ठीक है। तो 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां से इसे अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये डेटा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार ये रिन्यूएबल एनर्जी कब अचीव कर रही है, ये, ठीक। और क्या है, यहीं से अगर हम बात करें भारत सरकार के अन्य लक्ष्यों की बात किया जाए, तो 2070 में भारत सरकार का एक और लक्ष्य है कि क्या कर दे, नेट कार्बन एमिशन जीरो कर दे, नेट कार्बन एमिशन जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन, यहां जीरो लिख देता हूं मैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। तो ये क्या, ये जीरो नहीं करना चाहते, जीरो कार्बन एमिशन नहीं, नेट जीरो कार्बन एमिशन है, याद रखिएगा। तो यहां से भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो कितना है, 2070 तक क्या करना चाहती है, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना चाहती है। मतलब जितना कार्बन, जैसे नेट का मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपने 100 रुपया कमाया और आपने क्या किया, 100 रुपया गंवा दिया, 100 रुपया कमाया, 100 रुपया खर्चा किया, नेट कितना हुआ, जीरो। तो यहां पे कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग रिलीज करते हैं, मान लिया 100 टन, तो 100 टन हम क्या करें, अवशोषित कर लें, ठीक है। तो यहां से ये चीजें कही जा रही है, और कब तक के लिए, 2070, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा ये चीजें। यहां से कुछ पूछना है किसी को, प्लीज पूछ लीजिए, कुछ ना समझ में आया हो तो। क्लियर है सबको यहां तक? अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो पूछ लीजिए, अगर या तो क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चले आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, तो समझ आ गया, ओके। चले देखें, तो यहां से ये चीजें मैंने आपको समझाई, सारी चीजें, जिसमें मैंने आपको अभी रिवीजन के तौर पर यहां से मैंने कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करी थी कि जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ये मैंने आप लोग को समझाया, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 1992 यहाँ से 2000 ये 1997 में आए थे। अब एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको और बताने वाला हूँ 1997 के अराउंड में, ठीक है, नहीं अभी नहीं हुई है, COP27 समिट नहीं हुई है, वो अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित है, गौरी द्विवेदी जी तब होगी, ठीक है, तब उसका डेटा आएगा, तब हम वहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी नहीं आया है, जब आएगा तो आपको मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक। चलें, एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको समझाने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोटा सा टॉपिक है, बस
एक और कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट यहां पे देखने हैं मुझे, दो कॉन्सेप्ट है, एक है कार्बन, एक है कार्बन फुटप्रिंट का। क्या है? फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट बताना है। एक कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट का। इसी में से एक कॉन्सेप्ट आएगा कार्बन ट्रेडिंग का। ये कॉन्सेप्ट है जिसके लिए ठीक ठाक समय चाहिए अपने पास, एक तो ये। दूसरा, अगर एक कॉन्सेप्ट और अगर हम देखें यहां से, तो एक आता है हरित जलवायु कोष की बात किया जाए। आता है किसका? हरित जलवायु कोष। हरित जलवायु कोष आता है, इसकी अगर हम बात करें। अब ये हरित जलवायु कोष क्या है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां भी इसको मैं समझाऊंगा आप सबको, ठीक है। यहीं पे आता है एक वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। क्या आती है? वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मैं आपको समझाऊंगा कल की क्लास में, ठीक है, कल क्लास में। लेकिन आज में हम लोग जो समझने वाले हैं वो हम लोग समझने वाले वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्या है और हरित जलवायु कोष क्या है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहां से फिर से डेट लाइन पे, इस वाले पे, यहां से ध्यान दीजिएगा, अलग कलर का यूज कर रहा हूं मैं, यहां से याद रखिएगा। जब हम लोग आते हैं 1992 में, इसी 1992 में अब ऐसे सोचिए कि हमने अलग अलग संस्थाएं बना दी हैं, अलग अलग संस्थाएं बना दी। ये अलग अलग संस्थाएं बनानी, इसमें से हमने लोगों को बैठा दिया, इसमें से रिसर्च करवाना स्टार्ट किया, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं से तो आना चाहिए ना। पैसा इसके जो सदस्य देश हैं और वो तो देंगे ही देंगे, और ये पैसा जो आएगा वो कहीं ना कहीं रखा जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास रख दिया। अब उस कोष को हम कुछ कहेंगे, तो यहां से इस कोष की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? वैश्विक पर्यावरण सुविधा के नाम से। किस नाम से? वैश्विक पर्यावरण सुविधा के नाम से। अब आता है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा, यहां से देखिएगा, तो यहां पे 1992 में क्या किया गया? वैश्विक पर्यावरण सुविधा बनाई गई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा किसने बनाई गई? तो यहां पे जितने भी यहां से पर्यावरण संबंधित जो कार्यक्रम है वो जो करने थे, और इसमें जो रिसर्च ऑर्गेनाइज करने हैं, इन सब के लिए जो पैसा चाहिए था वो सदस्य देश यहां पे देते, और वो पैसा वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक से कहां जमा होता? ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा के नाम से ये जाना जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है वो कब आया था, एक तो ये। अब यहां समझिएगा, फिर 1992 2012 के बीच में यहीं पे एक डेट आती है जिसको बोलते हैं 2010, ठीक है, 2010 में भी एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? यहां से हरित जलवायु कोष का, ठीक है। हरित जलवायु कोष, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित जलवायु कोष कब आती है, तो यहां पे लाया गया, यहां से हरित जलवायु कोष लाएगी, हरित जलवायु कोष। अब हरित जलवायु कोष जो है, जैसा कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो किसके लिए था? कि यहां पे जो पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं उनके सुधार के लिए। लेकिन याद रखिएगा, हरित जलवायु कोष जो लाया गया, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, केवल किस पे? UNFCCC से संबंधित जो पैसा है वो यहां पे आना है और इसी संबंध में इसको खर्चा करना है। तो ये कॉन्सेप्ट कब लाया गया? 2010 में लाया गया। दोनों में अंतर याद रखिएगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी हरित जलवायु कोष की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया 2010 में, और यहां पे अगर आप देखें वैश्विक पर्यावरण सुविधा ये लाई गई कब? 1992 में लाई गई। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां तक किसी कोई समस्या?
बस इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो पर्यवेक्षक जो पैसा जमा करने वाला है, वो जो जमा करने वाली संस्था है वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बस आपसे इसी क्वेश्चन पूछे गए थे कि संस्थाएं जो पैसा जमा कर रही है, हरी जलवायु का जो कॉन्सेप्ट है, कोर्स है, कब आया था, एक ये, और दूसरा ये पूछा जाता है इसके लिए। अब आपको बताता हूं कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां सुनिए, आपके एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सबसे पहले यहां पे क्या दिया होगा, ईयर दिया होगा, साल दिया होगा, यहां पे संस्था दी होगी, या क्या दिया होगा, प्रोटोकॉल दिया होगा। आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से इसका सही क्रम क्या है। ठीक है, यहां सही क्रम क्या है, तो आप याद रखिएगा कि 1997 में मैंने चीजें, 1992 में चीजें बताई हैं, 1972 में भी आपको चीजें मैंने बताई है, 1994 में भी चीजें मैंने शुरू करके बताई है आपको, 1997 में भी मैं चीजें बताई हैं। फिर इसके बाद आपको मैंने सन 2000 भी बताया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने 2012 आपको बताया, पढ़ाऊंगा 2012 को। फिर 2015 भी ये है। ठीक, अब इसमें क्या करेगा, इधर संस्थाओं के नाम दे देगा, या इधर कहेगा कि इनमें से कौन सही मैच है कौन सा नहीं है, या कहेगा साल के हिसाब से कौन इसमें, इसको हटा दीजिए, यहां पे संस्था का नाम दे देगा, साल के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ये है जो सही अरेंजमेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितनी क्रोनोलॉजी मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, अगर आपने इसको अपने नोट्स पे इसी हिसाब से नहीं बनाया, ठीक है, अपने नोट्स में आपने इस हिसाब से नहीं तैयार किया, तो इससे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आप निश्चित है गलत कर लेंगे। ठीक है, चलें अब बताएं, अब किसी को समझने में कोई समस्या हो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया हो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद की जो क्लास है कल अपनी जो होनी है, उस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसे मिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि उस क्लास में जो प्रोटोकॉल वाला पार्ट है वो इंड भी होगा, और जो प्रोटोकॉल वाला पार्ट है उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट 2021 का 22 का जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, वो जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है, वो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद इससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और निकलते हैं, जो आगामी अपने आने वाले क्लासेस में उसको देखेंगे, और जहां से प्रत्येक जगह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको इन्फॉर्म फिर से कर दूं कि यहां से जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, उस पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, जो क्वेश्चंस है वो अगर आप यहाँ पे लगाना चाहो, तो ये 5 PM पे, यहाँ पे जो शनिवार है, प्रत्येक सैटरडे को, शनिवार को अपनी क्लासेस चलती है, हर एक सब्जेक्ट का टीचर यहाँ पे क्वेश्चन लाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा 5 PM पे डेली ही यहाँ पे कुछ ना कुछ जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी पूरे सब्जेक्ट में है, उसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर टीचर उसे अपना कॉन्सेप्ट लेकर खत्म करता है। 2-3 दिन क्लासेस चलती हैं, वहां से भी क्या कर सकते हो, अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी कमियां, और अगर लगता है कि और ज्यादा आपको है दिक्कत है, तो आप दिया गया नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर कॉल कर लें। और मात्र इसमें जो फीस है वहां से बताई जाती है आपको कि इतने रुपीज है, आप चाहें तो उसमें एडमिशन लेकर के भी अपनी जो तैयारी उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, बाय बाय। जिनके अगर कुछ क्वेरीज और हो तो जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय। पीछे चल रहा है।